वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 11 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में है। अभी हाल ही में जो मिनिस्टर रहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के, उन्होंने 2020 के एडिशन के तौर पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 4th एडिशन अनाउंस किया। ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 4th एडिशन अनाउंस हो गया, बट एक्चुअली में ये है क्या? देखिए, इसमें एक वर्ड है कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है आपस में मिलकर बातचीत करना, मिलना। मतलब यहां पर कुछ लोग मिलेंगे। मिलेगा कौन? देखिए, इसमें जो मिलने वाले लोग होंगे वो होंगी टेक कंपनीज, इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स जो इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं। अब इनका मिलने का उद्देश्य क्या होगा? ये जो टेक कंपनीज, इंडिविजुअल्स या इन्वेस्टर्स आएंगे, ये रीजनल लोकल जो हैं वो तो आएंगे ही, एट द सेम टाइम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो लोग इस प्रकार के कांग्रेस में इंटरेस्टेड हैं वो अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे। मिलने का उद्देश्य ये होगा कि ये आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें और कोऑपरेट कर सकें। कोऑपरेशन का उद्देश्य एक दूसरे को सपोर्ट करना हो सकता है, आपस में कोलैबोरेट करना हो सकता है। जो कई सारी टेक कंपनीज हैं उन्हें एक प्रकार का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को शोकेस करेंगे, दिखाएंगे कि देखिए हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। अगर किसी इन्वेस्टर को उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी तो वो उसके एक्सपेंशन के लिए अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म उनको इस तरीके की एक्टिविटी के लिए प्रोवाइड करवा देता है। अब इससे जो इंडिया के दो इनिशिएटिव्स हैं, दैट इज सतत भारत, सनातन भारत, जिसमें उद्देश्य ये है कि जो इंडिया के 6 लाख गांव हैं वहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाएं। और दूसरा है समग्र भारत, सक्षम भारत, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन से एसोसिएटेड है। इन दोनों को इससे फायदा मिलेगा। यहां पर जो एंटिटीज हैं या टेक कंपनीज हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और दूसरा, चूंकि इसमें एक गवर्नमेंट बॉडी भी इन्वॉल्व है तो वो उन्हें रेगुलेटरी और पॉलिसी फ्रेमवर्क में सपोर्ट प्रोवाइड करवा देगी। अब कौन सी गवर्नमेंट बॉडी इसमें इन्वॉल्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको यहां पर भी क्लियर हो गया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक इसमें इन्वॉल्व है। उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने, और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोर्ट, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया है। इसकी थीम रही इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। COAI के बारे में बात करें, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 1995 में इसे कंस्टिट्यूट किया गया था। ये एक प्रकार की नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी है। इसका उद्देश्य यह है कि मोबाइल कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट्स के फील्ड में इंडिया को ग्लोबल चैंपियन बनाया जाए, ग्लोबल लीडर बनाया जाए। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने अभी 1100 करोड़ रुपए का एक एम्बिशियस नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, 1100 करोड़। ये जो फंडिंग है ये अकेले इंडियन गवर्नमेंट बियर नहीं करेगी, बल्कि इसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड बैंक का है। इस लिहाज से भी ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे पॉइंट्स पर यूपीएससी अक्सर प्रश्न पूछ लिया करती है। ऑब्जेक्टिव तो ये होगा NAHEP का कि इंडिया में जो कई तरीके की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि वो जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उनको और अच्छी और क्वालिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। अब यहां पर अच्छी एजुकेशन के अपार्ट, इन एडिशन 4 साल का डिग्री कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री के फील्ड में, जिसे प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा उसमें और बढ़िया हाई क्वालिटी एजुकेशन को इंपार्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसे भी फॉलो किया जाएगा। इसमें एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाने की भी बात की गई है। एकेडमिक क्रेडिट बैंक, इसका प्रावधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। पहले क्या होता था कि आपने 1 साल की पढ़ाई कर ली, लाइक आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, और उसके बाद आप किसी कारणवश गैप कर देते हैं या किसी दूसरी जगह पर जाके कुछ पढ़ाई करके आते हैं सर्टेन गैप के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, दूसरे देश में या दूसरे इंस्टीट्यूशन में। तो आप जब वापस आते हैं तो आपका ये 1 साल का पूरा प्रोग्राम बर्बाद हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। आपकी इस पढ़ाई के लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक आपको कुछ क्रेडिट प्रोवाइड करवा देगा, जिस क्रेडिट का इस्तेमाल करके जब आप दोबारा एनरोल होंगे तो आप अपनी पढ़ाई उसके आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा ही सिस्टम ऐसे समय में भी होगा कि आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे थे और अभी आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप इस क्रेडिट का इस्तेमाल करके अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं। आपके इस पूरे समय को इवेल्युएट कर लिया जाएगा। इस क्रेडिट का इस्तेमाल मैकेनिज्म जो भी डिसाइड किया जाएगा उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रीम बदलते वक्त भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने 1 साल का
फिजिक्स ऑनर्स किया, लेकिन अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, अब आप बीबीए करना चाहते हैं, तो इस क्रेडिट का इस्तेमाल आप कर सकेंगे इस कोर्स में भी, जो भी मैकेनिज्म डिसाइड किया जाएगा। मतलब कुल मिला के आपने जो कुछ भी पढ़ाई करी है वो बर्बाद नहीं होगी, और वो जो क्रेडिट देने का मैकेनिज्म होगा या उसे स्टोर करने का जो पूरा सिस्टम होगा वो इस एकेडमिक क्रेडिट बैंक के पास होगा। अब इसी प्रकार का जो मैकेनिज्म है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग चल रही है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रेडी, जिसका मतलब है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना, इसे भी लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ये होगा, इसमें एक्चुअली में 6 महीने की इंटर्नशिप होगी। जब भी कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा तो उसके 4th ईयर में इस चीज़ को, चूंकि एग्रीकल्चर में हमने बात की कि 4 साल का ये पूरा कोर्स है जिसे अभी प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर कर दिया गया है, तो चौथे साल में ये इंटर्नशिप वो कर सकते हैं। उद्देश्य ये होगा कि उन्हें रूरल अवेयरनेस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपर्टीज वगैरह बताई जाए, ताकि वो एग्रीकल्चर को एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे ट्रीट करें और उसका फायदा उठा सके। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में है। जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उन्होंने अभी हाल ही में ये कहा कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, जो कि अभी कंटिन्यूड है, वो 2022 के खरीफ सीजन में तैयार होने की संभावना है, हो जाएगा। खरीफ सीजन का मतलब ये है वही बरसात का महीना, जुलाई अगस्त वाला जो टाइम है, तब तक वो इसको प्रिपेयर कर देंगे। लोकेशन की बात करें तो जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में है। नदी कौन सी है जिस पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? दैट इज गोदावरी नदी। चूंकि इस प्रोजेक्ट का नाम पोलावरम पड़ा इसलिए है, ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के पोलावरम गांव में है, इसी गांव से इसका नाम ट्रेस किया जाता है। यद्यपि जो इसका रिजर्वायर है जहां पर पूरा पानी स्टोर होगा वो आंध्र प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी चला जाता है। प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इसका इस्तेमाल इरिगेशन, हाइड्रो पावर यानी कि बिजली बनाने और पीने के पानी के लिए भी इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात करें तो 2014 में आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन एक्ट के माध्यम से इसे नेशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया, और इसका जो डिजाइन वगैरह है उसे भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया था। लेट्स टॉक अबाउट गोदावरी रिवर। जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र में नासिक के नज़दीक में त्र्यंबकेश्वर नामक जो जगह है, त्र्यंबकेश्वर से ये राइज होती है। ये लगभग 1465 किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है जहाँ से ये पूरा पानी कवर करती है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी फैला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ हिस्सा आपको मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुदुचेरी में भी मिलेगा। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता। प्राणहिता देखिए, वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा जब तीनों मिलती हैं तो प्राणहिता बनती है। इंद्रावती, मानेर और साबरी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो लेडी ऑफ बिटकोव के बारे में है। देखिए हाल ही में जो जर्मनी के रिसर्चर्स हैं उन्हें एक प्री हिस्टोरिक वुमेन का स्केलेटन मिला, अस्थि पंजर मिले हैं खुदाई के दौरान। वो उसे सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे जो ये अस्थि पंजर मिला है, स्केलेटन मिला है, इसे नाम दिया गया है लेडी ऑफ बिटकोव, बिटिकोव आप कह सकते हैं। लेडी ऑफ बिटिकोव इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज ये जो अस्थि पंजर हमें मिला है, स्केलेटन मिला है, ये जर्मनी के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक गांव है बिटिकोव, वहीं से इस स्केलेटन को एक्सकेवेट किया गया है। तो उसी गांव की लेडी है ये, ऐसा मानकर लेडी ऑफ बिटिकोव इसको नाम दे दिया गया। जर्मनी का उकेरमार्क रीजन है जहां पर ये गांव पड़ता है। स्केलेटन की खास बात यह है, देखिए ये संभावना जताई जा रही है कि ये महिला लगभग 5000 साल पहले मरी होगी, और वो जो पीरियड है वो न्यूलिथिक पीरियड था। एक बहुत ही अजीब सी बात या खास बात देखी गई है कि महिला का जो स्केलेटन है वो स्क्वेटिंग पोजीशन में मिला है, मतलब पालथी मारकर जैसे आप बैठते हैं या लेट जाते हैं, तो उस पोजीशन में उसे दफनाया गया था, बरी किया गया था। ये बहुत ही पुराना फॉर्म है बरियल का, जिसे उस समय यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में यही बताया जा रहा है कि इस महिला की उम्र 30 से 45 साल के बीच रही होगी। उसके दांत इरोड हो चुके हैं, कई सारी जगहों पे तो है भी नहीं। इससे अंदाज़ा ये लगता है कि उस समय के लोग इस तरीके का खाना या ग्रीन्स खाने लगे थे जो फाइबर में रिच रहा होगा, हार्ड रहा होगा। इसी वजह से इनके दांत जल्दी से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वोर आउट हो गए या फिर घिस गए। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड वो समय था जब इंसान ने पहली बार ग्रीन्स को इस्तेमाल करना शुरू किया था अपनी डाइट में। पहले वो मांस खाया करते थे, मीट, लेकिन बाद में मीट को चूंकि लंबे समय तक रख नहीं सकते ना, तो फिर उन्होंने ग्रेन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसका इस्तेमाल वो बार्टर सिस्टम में भी करने लगे थे, लेकिन ग्रेन्स के इस्तेमाल के बाद लोगों की हेल्थ धीमे धीमे इरोड होने लगी, बिकॉज डिग्रेड होने लगी, वी विल से, बिकॉज तब तक वो उसके हैबिचुअल नहीं थे। न्यूलिथिक एरा की बात करें, इंडिया की बात करते हैं क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही ये इंपॉर्टेंट है, तो 7000 से 1000 BC के बीच का समय न्यूलिथिक माना जाता है। इस टाइम ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है
और लोकेशन वाइज भी रहता है। किसी जगह पे न्यूलिथिक एज 10,000 साल से स्टार्ट हो जाएगा, किसी जगह पे 7,000 साल से स्टार्ट होगा। अलग अलग स्कॉलर्स भी अलग अलग बात कह देते हैं। न्यूलिथिक पीरियड के पहले जो था वो था मेसोलिथिक पीरियड या मेसोलिथिक एज, और न्यूलिथिक के बाद या अर्लियर टाइम में हम आए अपनी तरफ यानी कि 100 एडी या 1 एडी की तरफ, तो हमें मिलेगा चालकोलिथिक एज। जो मेसोलिथिक एज है वो 9000 से 4000 बीसी और चालकोलिथिक एज 2100 से 700 बीसी। ओवरलैपिंग टाइम पीरियड मिलेगा क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं है ना टाइम कब से कब तक का है। क्रॉप जो उस समय इस्तेमाल किए जाते थे न्यूलिथिक पीरियड में, दोज वर रागी, ग्राम मतलब चना, कॉटन, राइस, व्हीट और बार्ले। यहाँ पर उन लोगों ने कैटल, शीप, गोट्स वगैरह को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। वो पत्थर के ब्लेड्स इस्तेमाल किए जाते थे, बहुत तीखे तीखे ब्लेड्स वो पत्थरों के बनाते थे। पॉलिश स्टोन्स और बोन्स का इस्तेमाल भी वो टूल के तौर पे करते थे। पॉटरी फॉर द फर्स्ट टाइम यहीं पर हमें देखने को मिलती है। ग्रे वेयर, इस तरीके की पॉटरी वो इस्तेमाल करते थे। और ब्लैक बर्निश्ड वेयर, जला के किसी भी पॉटरी को पूरी तरीके से वो ब्लैक कर देते थे, काला कर देते थे, और इस तरीके की पॉटरी का भी इस्तेमाल करते थे। ये तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, बट इसी तरीके का कुछ पॉटरी का जो मैकेनिज्म है वो ऑप्ट करते थे। कुछ न्यूलिथिक सेटलमेंट जो इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, बुरजहोम कश्मीर, गुफकराल कश्मीर, चिरंड बिहार में और उतनूर आंध्र प्रदेश में, ये कुछ लोकेशंस हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सैफरॉन के बारे में है। सैफरॉन यानी कि केसर। अभी तक कश्मीर में ही केसर का उत्पादन किया जाता था, लेकिन जल्दी ही नॉर्थ ईस्ट से भी हमें केसर मिलने लग जाएगा। जो सीड्स हैं केसर के, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया सिक्किम में। सिक्किम में धीमे धीमे उस सीड को बो दिया गया है और वो वहाँ की जलवायु के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से खुद को ढाल चुका है और फ्लावर होने लगा है। जो यांग यांग रीजन है सिक्किम का, वहाँ पर तो उम्मीद ये है कि चूंकि अच्छा जा रहा है, अभी तक फ्लावर्स वगैरह ठीक ठाक जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भी अब केसर मिलने लग जाएगा। जो सेफ्रॉन का कल्टीवेशन है, मान्यता ये है कि सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स जो इंडिया में आए कश्मीर में, उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी के आसपास कश्मीर में केसर का जो प्रोडक्शन है उसे इंट्रोड्यूस किया। जो ट्रेडिशनल कश्मीरी क्यूजीन है यानी कि भोजन है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी प्रेशियस है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, चूंकि बहुत कम उत्पादन होता है ना, मतलब एक फूल में कुछ ही तो केसर निकलेगा, और मांग बहुत ज़्यादा है इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की वजह से। इसे कश्मीर का जो करेवा रीजन है, जहाँ पर सैंड और पेबल्स का डिपॉजिट आकर जमा हो गया है, थोड़ा हाईलैंड वाला एरिया है, वहाँ पर इसे उगाया जाता है। यूनिकनेस की बात करें तो ये बाकी सेफ्रॉन से काफ़ी अलग है। रीज़न ये है कि ये एकमात्र ऐसी सेफ्रॉन की क्वालिटी है जिसे काफ़ी ऊंचाई पर उगाया जाता है, 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर। ये काफ़ी लंबे होते हैं, मोटे भी होते हैं, इनका जो रेसे होते हैं, काफ़ी डार्क कलर होता है, सुगंध बहुत अच्छी होती है। इसका जो टेस्ट है वो हल्का सा तीखा होता है, और इसे उगाते वक्त किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कश्मीर में 3 टाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं केसर के, 2000 लच्छा सेफ्रॉन, मोंगरा सेफ्रॉन और गुच्ची सेफ्रॉन। तो ये 3 वैरायटीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। यूजेस, कश्मीर में इसका इस्तेमाल स्पाइस यानी कि मसाले के तौर पे किया जाता है, और इससे हेल्थ को भी रिवाइटलाइजेशन मिलता है, मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कॉस्मेटिक्स और मेडिसिनल पर्पज से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, नेक्टर, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करती है, उन्होंने इस बात की फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि क्या हम सेफ्रॉन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी उगा सकते हैं क्या। क्योंकि देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन कश्मीर की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे कई सारी जगहों पे मिलती जुलती लगती है। तो जो बॉटनी एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट किया जिसके ऊपर उन्होंने ये पता करने का प्रयास किया कि जो सिक्किम का यांग रीजन है, वहाँ पर जो सॉइल और पीएच कंडीशन है वो लगभग वैसी ही है जैसी कश्मीर में है। फिर ये हुआ कि यहाँ पर अब सेफ्रॉन को हम ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रो हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट किया गया। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी गूगल के खिलाफ जो अपनी वो डोमिनेंट कंडीशन का मिसयूज कर रहे हैं अपने पेमेंट ऐप को प्रमोट करने के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन या प्रोब स्टार्ट कर दिया है। नोटिस उन्होंने काफ़ी पहले दे दी थी। आरोप ये है कि चूंकि गूगल एक सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, ज़्यादातर लोग गूगल पर ही सर्च करते हैं अगर उन्हें कुछ सर्च करना है, या प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं कुछ डाउनलोड करना है। तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, टेक जाइंट्स हैं, उनका ये मानना है कि गूगल जब भी कोई व्यक्ति किसी पेमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का प्रयास करता है या एक्सेस करने का प्रयास करता है, तो वो गूगल पे को सबसे पहले ऑप्शन में देते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। इससे कंपटीशन डाइल्यूट हो रहा है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया था और अभी वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था,
उद्देश्य ये है कि कंपटीशन के खिलाफ अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कंपटीशन को डाइल्यूट कर रही है तो वो कार्रवाई करेंगे। इसमें एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है। काम तो यह है किसी भी ऐसी प्रैक्टिस को रोकना जिससे कंपटीशन प्रभावित हो रहा है, कंपटीशन को प्रमोट करना, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और पूरे मार्केट में जो भी ट्रेडर्स हैं जो व्यापार कर रहे हैं उनकी फ्रीडम बनी रहे, इस चीज को इंश्योर करना। कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में बात करें तो ये मॉडर्न कंपटीशन लॉ पर बेस्ड है, जहां पर ये इंश्योर किया जाता है कि वेरियस कंपनीज कॉम्पिटिटिव वे में अपना काम करती रहें। कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अगर है तो उसे रोकेगा। अगर दो कंपनीज आपस में मिल जाएं और कहें कि हम पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। ये कैसे भी कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि एक्विजिशन, एक्वायरिंग, मर्जर। अगर कुछ कंपनीज आपस में मिल रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि कंपटीशन डाइल्यूट होगा, बाकी के जो छोटे प्लेयर्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पर चेक्स एंड रेगुलेशंस लगा देता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर देखा। कुछ स्टेटमेंट है, सही गलत बताइए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम रहा इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। ये ट्रू है। गोदावरी नदी नासिक के नजदीक में महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से राइज होती है, ये भी ट्रू है। तीसरा, सेफ्रॉन, इसे जो करेवा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, वहां कल्टीवेट किया जाता है, ये भी सही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक चेयरपर्सन 12 मेंबर होते हैं, गलत है। यहाँ पे केवल 6 मेंबर्स ही होते हैं। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। बाकी आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स भी सर्च कर सकते हैं इन टेलीग्राम। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।